प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान, जिसमें पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर था अपना राजनीतिक समाजीकरण। आज अपन पढ़ेंगे दूसरी यूनिट का दूसरा चैप्टर है अपना राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। पिछले वीडियो में अपन पढ़ा था सामाजिकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आज हम जैसे संस्कृति पढ़ेंगे तो सामान्य राजनीतिक संस्कृति जो है वो एक सामान्य संस्कृति का ही क्या है, एक भाग है, एक हिस्सा है। यानी राजनीतिक संस्कृति एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। इसमें देखो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में या राजनीतिक सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं तथा अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे सामाजिक संस्कृति का निर्माण समाज में रीति रिवाज, परंपरा, प्रतिक्रिया, विश्वास, अभिवृत्ति होती है, उनसे समाज का निर्माण होता है ना। ठीक उसी प्रकार राजनीति का निर्माण भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की अभिवृत्ति, लोगों का राजनीति के प्रति विश्वास, राजनीति के प्रति प्रतिक्रिया तथा राजव्यवस्था से अपेक्षाओं, यानी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था या संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही इस राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। सामाजिक संस्कृति का निर्माण समाज के रीति रिवाज, परंपरा, जीवन मूल्य इनसे होता है। उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति का निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति, विश्वास, प्रतिक्रिया और अपेक्षाओं या संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है? एक सामान्य संस्कृति या सामाजिक संस्कृति का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। तो इस शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो राजनीतिक संस्कृति क्या है? देखो, लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया ही राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। यानी लोगों की राजनीतिक व्यवस्था का मतलब राज्य या सरकार से प्रति दृष्टिकोण या सरकार या राज्य के विरुद्ध जनता की है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ये क्या है? राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। अब देखो, राजनीतिक संस्कृति में और क्या क्या बातें हमें देखने को मिलेगी। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक हिस्सा है, जो अपन ने ऊपर वाली परिभाषा के आधार पर तुलनात्मक अंतर निकाला था, जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, अपनी भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं का संचालित करते हैं। यानी सामान्य संस्कृति का ही एक हिस्सा है राजनीतिक संस्कृति, जिसमें समाज के सदस्य अपने जीवन आदर्श मूल्य है, अपनी भावना है, अपनी मनोवृत्ति है, अपना विश्वास है, अपनी भावनाओं को संचालित करते हैं। यानी ये संवाद वगैरह करते हैं, किसी की प्रतिक्रिया वगैरह देते हैं। इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति, यानी सामान्य जीवन पद्धति का मतलब लोगों की जीवन शैली और दृष्टिकोण का विकास से सामान्य संस्कृति है। उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण है, यानी राज व्यवस्था के प्रति लोगों का देखने का तरीका, सोचने समझने का तरीका और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित होती है। आगे देखो, राजनीतिक संस्कृति मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है। किसका? राजनीतिक व्यवस्था का। यानी राजनीतिक संस्कृति में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार कैसा है, उनका परिणाम राजनीतिक संस्कृति है। और ये राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है। राजनीतिक व्यवहार गतिशील होने का मतलब है कि आज वर्तमान में कुछ लोग किसी दूसरे दल का सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में दूसरे दल में चले जाते हैं या उनका सपोर्ट करते हैं। यानी परिवर्तनशील, बदलाव होते रहते हैं। आज बीजेपी का पक्ष लेने वाले हो सकते हैं, आने वाले समय में कांग्रेस का ले या कांग्रेस वाला बीजेपी का ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, यह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, यानी स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता रहता है। राजनेता लोग भी कभी किसी पार्टी से चुनाव लेकर के चुनाव लड़ते हैं, फिर बदल करके दूसरे में चले जाते हैं, वो दल छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं। इस प्रकार ये परिवर्तनशील है। ठीक इसी तरह राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर नहीं होकर के गतिशील होती है। क्यों? कि व्यक्ति की विचारधारा में, व्यक्ति की अभिवृत्ति में, व्यक्ति का किसी व्यवस्था के प्रति विश्वास में क्या है, बदलाव होता रहता है। इसलिए ये राजनीतिक संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती है। क्या है? परिवर्तनशील है। अब जैसे इसका उदाहरण और भी देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो सरकार क्या स्थिर थोड़ी होती, परिवर्तनशील होती, बदलाव होते रहते हैं। मंत्री परिषद में बदलाव होते हैं, सरकार बदलती रहती है। लोग जो अलग अलग दलों को सपोर्ट करने वाले वो हमेशा निरंतर
उसी दल का सपोर्ट नहीं करते हैं, उस दल का पक्ष नहीं लेते हैं, कभी कभार दूसरे दल में चले जाते हैं। और राजनीतिक संस्कृति में जैसे लोगों राजनेताओं की बात करें, प्रतिनिधि की बात करें, तो कभी कोई प्रतिनिधि किसी पार्टी से चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव जीत करके आता है, कभी कभार दूसरी दल में जाकर के वहां से चुनाव चिन्ह लेकर के चुनाव जीत करके आ जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति क्या स्थिर नहीं होती है, वो भी व्यक्ति की विचारधारा की अनुसार गतिशील या परिवर्तनशील होती रहती है। अब देखो, राजनीतिक संस्कृति को निम्न विचारकों ने अलग अलग नाम से क्या किया है, उद्धृत किया है, यानी अलग अलग नाम दिए हैं। आमंड ने देखो क्या कहा है, राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो राजनीतिक संस्कृति जो नाम है ना, वो 1956 से पहले प्रचलित नहीं था। 1956 से पहले इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। अलग अलग विचारक अपने अपने जो दृष्टिकोण के अनुसार इनको अलग अलग नाम या अलग अलग संज्ञा दी थी। 1956 के अंदर आमंड ने एक पुस्तक लिखी थी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित, जिसका नाम था कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, यानी तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था। तुलनात्मक राजनीति व्यवस्था। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया था। 1956 से पहले इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब राजनीतिक संस्कृति का जो संबंध है ना, वो तीसरी दुनिया के देशों से है। तीसरी दुनिया के देश वो देश हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो नव स्वतंत्र देश, यानी नए नए देश जो आजाद हो रहे थे, नए नए देशों का जो उदय हो रहा था, किसी बाहरी यूरोपीय राष्ट्रों के जो अधीन थे, गुलाम थे, उसके उपनिवेश थे, उनसे वो क्या हो रहे थे, आजाद हो रहे थे। तो ऐसे देश नव स्वतंत्र देश कहलाए थे। वो तीसरी दुनिया के देश थे, यानी दो दुनिया में पहली दुनिया अमेरिका, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। एक तरफ एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और तीसरी दुनिया में वो देश थे जिन्होंने, मान लो कह सकते हैं अपन, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देश, जैसे भारत। और भारत के साथ साथ में इस नीति का अनुसरण करने वाले देश तीसरी दुनिया के देश कहलाए थे। तो इन तीसरी दुनिया के देशों ने अमेरिका को आदर्श मानते हुए विकासशील देशों की संस्कृति का अध्ययन किया था। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के पीछे कारण क्या था, अमेरिका महाशक्ति के रूप में कैसे उभर के सामने आया था, अमेरिका को आदर्श माना था। अमेरिका को आदर्श मानते हुए विकासशील देशों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। किसमें, राजनीतिक संस्कृति में। इससे पहले इसका राजनीतिक संस्कृति नाम नहीं दिया हुआ था। सर्वप्रथम कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, यानी तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था 1956 में आमंड द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया था। अब अपन इन विचारकों ने, अलग अलग विचारकों ने राजनीतिक संस्कृति को किस नाम से उद्धृत किया है, किस नाम से जाना गया है। तो देखो, सबसे पहले आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। और डेविड डिस्टल ने राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण की संज्ञा दी है। और स्प्रो ने राजनीतिक शैली नाम से उद्धृत किया था। अब देखो, छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली से किसने उद्धृत किया है, या यह पूछा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण की संज्ञा किस विचारक ने दी थी, या राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है, ये किसने कहा था। तो ये इस पाठ के अंदर अपन प्रमुख आमंड पॉवेल की परिभाषा पढ़ेंगे। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को किस ढंग से परिभाषित किया है, और डेविड स्टिल ने क्या कहा है, स्प्रो ने क्या कहा है। स्प्रो ने तो इन्होंने राजनीतिक शैली से संबंध जोड़ा था, और डेविड स्टिल ने पर्यावरण की संज्ञा दी थी। आगे अपन पढ़ेंगे आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी है। आमंड और पॉवेल ने देखो राजनीतिक संस्कृति को किस रूप से परिभाषित किया है। तो उन्होंने कहा, राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले आमंड और पॉवेल थे। यानी राजनीतिक संस्कृति का संबंध विकासशील देशों से है, ये किसने कहा था, आमंड और पॉवेल ने सबसे पहले कहा था।
विकासशील देश दोनों स्वतंत्र आजाद हो रहे थे, जो न तो पिछड़े हुए थे और न विकसित थे, बीच वाले देश, वो विकासशील देश थे। तो इससे राजनीतिक संस्कृति का संबंध है, ये आमंड और पावेल ने कहा था। उन्होंने देखो क्या परिभाषा दी राजनीतिक संस्कृति की। राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कहो या सरकार कहो, किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति उन्मुखताओं की क्या है, शैली है। अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है। अभिवृत्ति का मतलब यह व्यक्ति का सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, उनकी किसी व्यवस्था के प्रति, किसी कार्य के प्रति जो प्रतिक्रिया है, उनसे है। आमंड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जो अपने आमंड की जो थी ना अभिवृत्तियों की शैली, राजनीतिक संस्कृति को अभिवृत्तियों की शैली के बारे में इन्होंने, उन्मुखताओं की शैली के बारे में कहा। तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था, यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था। प्रश्न आ सकता है एक नंबर का, जैसे आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को किस पुस्तक में परिभाषित किया है, या कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? आमंड। अब देखो इन परिभाषाओं के आधार पर इन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति राज व्यवस्था के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और उन्मुखता शैली से है, तो व्यक्ति की राज व्यवस्था के प्रति, यानी राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, उसमें कौन कौन सी बातें प्रमुख रूप से? एक तो है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, और भावनात्मक। ये राजनीतिक संस्कृति के प्रवृत्ति है। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, यानी इसमें ये तीन प्रमुख तत्व है। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण और भावनात्मक अभिमुखीकरण राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तित माने जाते हैं। यानी राज व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों, राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों, ऐसी व्यवस्था निर्धारित करने के लिए जो प्रमुख मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, इसमें ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण और भावनात्मक अभिमुखीकरण राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में मूल तत्व माने गए। अब देखो एलन बोल ने राजनीतिक संस्कृति को किस रूप में परिभाषित किया है। एलन बोल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की अभिवृत्तियों, समाज का विश्वास तथा समाज के मूल्यों के समूह से होता है, जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध भी है। यानी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ में जो घनिष्ठ संबंध होते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति का और सामाजिक संस्कृति का भी घनिष्ठ संबंध है। यानी राजनीतिक संस्कृति निर्धारित करने में सामाजिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, जिस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ में घनिष्ठ संबंध है। अब देखो एलन बोल ने एक पुस्तक लिखी थी, आधुनिक राजनीति और सरकार। इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया था। लुसियन पाई ने देखो राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के समूह से है। यानी अभिवृत्ति, विश्वास, भावना, मूल्य, प्रतिक्रिया, अपेक्षा, ये सभी जो विचारों ने अपनी अपनी परिभाषा दी ना, उसमें प्रमुख बातें यही आ रही है। अभिवृत्ति आ रही है, विश्वास आ रहे हैं, जीवन मूल्य आ रहे हैं, भावना आ रही है, शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया आ रही है, उनसे। यानी कहने का मतलब जीवन शैली से संबंधित सामान्य संस्कृति का निर्माण होता है। उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति में ये जीवन आदर्श मूल्यों, विश्वास, अपेक्षा, अभिवृत्तियां, ये भावना सब है। यानी व्यक्ति भावना की बात करें तो जैसे राजनीतिक दलों के प्रति व्यक्ति की क्या भावना है, कभी किसी दल में कभी किसी दल में, सरकार की कोई प्रतिक्रिया है, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, उन समूह से हैं जो राजनीतिक
राजनीतिक प्रतिक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान करते हैं, ये लुसील पाई ने कहा था। अब बर्बा ने क्या कहा, देखो सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्त्यात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था निहित होती है, यानी राजनीतिक संस्कृति इन तत्वों से निर्मित होती है जो उस परिस्थिति अथवा उस दशा या अवस्था को क्या करती है, परिभाषित करती है। परिस्थिति दशा का मतलब है परिस्थिति और दशा परिवर्तनशील होती है, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील है, परिवर्तनशील होती है। हमेशा एक जैसी दशा व्यक्ति की नहीं रहती है, परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, कभी संकट खड़ा होता है, कभी कोई संकट वाली बात नहीं होती, कभी आर्थिक दृष्टि से कोई व्यक्ति कमजोर होते हैं, कभी आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति भी संपन्न हो जाते हैं, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, कभी ठीक हो जाता है। तो ये संस्कृति भी, राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति की तरह परिवर्तनशील है, सामाजिक संस्कृति की तरह परिवर्तनशील है। इनकी परिस्थिति और दशा को परिभाषित करती है, समय परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव भी होता रहता है, जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है, यानी राजनीतिक कामकाज क्रियाएं संपन्न होती है। तो अब देखो सिडनी बर्बा, लुसील पाई, एलन बोल और आमर पॉवेल ने ये जो अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, इस परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष निकाल करके ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, प्रतिक्रिया है और अपेक्षा है। मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति यानी राज व्यवस्था के प्रति व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और राज व्यवस्था से कुछ अपेक्षा रखते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति की तरह परिवर्तनशील या गतिशील रहती है। तो ये तो होगी राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। इस राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विचारकों ने किस रूप में परिभाषित किया था, राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करने में कौन से विचारक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में किस ढंग से परिभाषित किया था, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक प्रमुख जो तत्व है जिसमें इन परिभाषाओं के आधार पर विचारकों ने जो परिभाषाएं दी है, तो उसमें ज्यादातर ये अभिवृत्ति, विश्वास, भावना, प्रतिक्रिया, अपेक्षा, ये प्रमुख तत्व निकल करके सामने आए हैं। अब अगला अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, राजनीतिक संस्कृति किन तत्वों से निर्धारित होती है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।